Hello friends, today we are going to discuss a beautiful structure from linear algebra called quotient space. The first time that we may have encountered with the term quotient was with division algorithm. Suppose we have two natural numbers a and we are dividing a by b. Then two new natural numbers are get generated. These are q and r, called quotient and remainder. Okay. In similar manner, whenever we are given a vector space V over any field F, then it is quite possible that a new kind of structure can be generated, which is actually completely different from the initial vector space V over F. So here is the rough idea of construction of such kind of structure. Okay, suppose you have given a vector space V over a field F. V can be any vector space. It can be finite dimensional or infinite dimensional. Okay, now what you have to do, the first step is to define a relation ऑन द स्पेस V. ओके, जैसे ही आप वेक्टर स्पेस V पर रिलेशन डिफाइन करोगे तो जो वेक्टर स्पेस V होगा, क्योंकि वो खुद में एक सेट भी है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन अगर आप डिफाइन करते हैं तो वो सेट को पार्टीशन कर देता है. ठीक है, अब जैसे ही आप पार्टीशन कर देंगे तो उसमें कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस बननी शुरू हो जाएंगी. ठीक है, ऐसा हमेशा होगा, कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी. अब ये इक्विवेलेंस क्लासेस है ना, ये आपके लिए न्यू स्ट्रक्चर के लिए न्यू एलिमेंट का काम करेगा. उनके एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए ये एलिमेंट का काम करेगा. ठीक है, अब ये जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनको कलेक्ट कर लो. जैसे ही आप इनको कलेक्ट कर लोगे ना, तो अब जो ये स्पेस बना है इसी को आप नाम दोगे क्वोशिएंट स्पेस. तो ये तो रफ आइडिया हो गया कि कैसे हम करने वाले हैं. तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है कि हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे उसको पार्टीशन करने के लिए. दूसरी चीज़, उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस सारी निकाल लेंगे. और तीसरा स्टेप, उनको कलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास क्वोशिएंट स्पेस बन जाएगा. ठीक है, सो सपोज V इज़ अ वेक्टर स्पेस, ओके, एंड W इज़ अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V. ओके, let x and y are any two vectors of V. ठीक है, define a relation this on V as, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम कि दो वेक्टर्स अल्फ़ा x और y आपस में रिलेटेड हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस वाई बिलोंग्स टू W. ठीक है, अब हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो हमें तीन चीज़ें शो करनी पड़ेंगी. पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव. तो रिफ्लेक्सिव कैसे शो करना है, क्योंकि x कोई वेक्टर है v का, तो उसमें से अगर उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जीरो वेक्टर बचेगा. और जीरो वेक्टर हमेशा W में अवेलेबल होता है. एंड दिस इज सफिशिएंट टू से दैट एवरी वेक्टर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. आप अज्यूम करो कि x इज़ रिलेटेड टू y. अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड है तो x माइनस वाई को W में बिलोंग होना पड़ेगा, है ना. बाय दिस, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं. अच्छा, अगर कोई वेक्टर W में है तो उस वेक्टर का अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो W में अवेलेबल होगा. दिस इम्प्लाइज दैट नेगेटिव ऑफ वाई x माइनस वाई विल बी इन W. दिस मीन्स y माइनस एक्स इज़ इन W. अगर y माइनस एक्स W में है तो y इज़ रिलेटेड टू x बाय द डेफिनेशन. तीसरी और आखिरी चीज़, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव दिखाना है. ट्रांजिटिव, आप ये ज्यूम करो कि x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z. अगर ये दोनों आपस में ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इसके साथ रिलेटेड है, तो बाय डेफिनेशन x माइनस वाई मस्ट बी इन W एंड y माइनस z मस्ट बी इन W. दो वेक्टर्स हैं जो W में हैं, तो क्या इम्प्लाई करता है ये कि दोनों का सम जो है वो भी W में होना चाहिए. दोनों का सम मतलब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड मस्ट बी इन W.
बट बाय एसोसिएटिव लॉ इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ x माइनस जेड बचेगा, वो w में आएगा। और इनकी डिफरेंस का w में आने का सीधा मतलब है कि x और z आपस में रिलेटेड है। तो हमने क्या दिखाया, x y से रिलेटेड हो, y z से रिलेटेड हो, तो x को z से रिलेटेड होना पड़ेगा, x को z से रिलेटेड, ठीक है। हैंस सो द रिलेशन दिस ऑन v इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकालेंगे, तो इसके अंदर से मान लेते हैं कोई एक वेक्टर उठा लेते हैं से x की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना चाह रहे हैं हम। तो वो कौन सी होंगी, ये वो सारे वेक्टर्स ऑफ v सच दैट y इज़ रिलेटेड टू x। इसका मतलब वो सारे वेक्टर्स v के, इन दोनों के रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि y माइनस एक्स बिलोंग्स टू w, क्योंकि ऐसा ही हमने रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया था कि दोनों रिलेटेड तभी और सिर्फ तभी होंगे जब उनका डिफरेंस w में हो। तो अगर रिलेटेड है तो उनका डिफरेंस w में होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारे वेक्टर्स v के सच दैट इन दोनों का डिफरेंस इसके अंदर जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक ऐसा वेक्टर है जो w में है, यानी कि इक्वल्स टू सम से यहाँ पे कुछ u कह लेता हूँ मैं, वेयर u इज़ अ वेक्टर ऑफ w, ठीक। अच्छा, ये v सच दैट, अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y इक्वल्स टू u प्लस एक्स वेयर u बिलोंग्स टू w। आगे तो यहाँ पे u किस टाइप का दिख रहा है, u प्लस एक्स टाइप का, तो इसकी यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। u कैसा है, u प्लस एक्स टाइप का, लेकिन जो u है वो w से में से आ रहा है। अच्छा, इस पूरे इसको एक शॉर्ट हैंड नोटेशन से दिखाया जा सकता है। वो क्या है, मतलब क्या है कि u क्या है, w के सारे वेक्टर्स हैं, एक एक करके w से आ रहे हैं, x में ऐड होते जा रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी तो लिख दूँ, मतलब w के ये पूरा जो सब स्पेस है वो, और ये सिर्फ एक वेक्टर है इसका, ठीक है वो। तो x की क्लास में वो कौन आएंगे, वो पूरा जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, एक सब स्पेस जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था ना ये w, वो प्लस x, ठीक है। ऐसे ही क्लास ऑफ अगर मैं y निकालना चाहूँ तो w प्लस वाई, ठीक है। तो फिर हमने बात किया था कि ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस बन गई, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, ये एक इक्विवेलेंस क्लास है, और इन सारी इक्विवेलेंस क्लास को अगर हम इकट्ठा कर ले तो वो क्या बनाता है, कोशेंट स्पेस। तो अब मैं कोशेंट स्पेस बनाने जा रहा हूँ। तो हमने कोशेंट स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, इन सारी क्लासेस का कलेक्शन, यानी क्लासेस ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू v, ठीक है। और क्लासेस का मतलब क्या है, क्लास ऑफ x कैसा दिखता है, वो w प्लस एक्स टाइप का दिखता है, जहाँ पे x v का एलिमेंट है, v बाय w, ऐसे हम दिखाते हैं इस कोशेंट स्पेस को, ठीक है। और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, ये सारे बराबर है आपस में। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा और अगर इस पर बातचीत की जाए तो वो ऐसे कर सकते हैं कि जो कोशेंट स्पेसेस होते हैं वो शिफ्टिंग होती है किसी एक वेक्टर स्पेस की। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ऐसे रफ आइडिया हम थोड़ा सा ऐसे सोचने के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा सपोज़ ये W है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, W है, और उसके अंदर से एलिमेंट्स हैं A1 A2 AN, ठीक। अब इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, W में कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, W के अंदर का नहीं, बाहर का, ये वेक्टर स्पेस के बाहर का, सपोज़ अल्फ़ा मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, यानी कि W प्लस अल्फ़ा। तो वो कैसे डिफाइंड होगा, A1 प्लस अल्फ़ा A2 प्लस अल्फ़ा ऐसे करके AN प्लस अल्फ़ा, यानी कि इन सारे वेक्टर, ये जो W है इसके अंदर सब सारे एलिमेंट्स में अल्फ़ा अल्फ़ा ऐड कर दो। तो जैसे ही अल्फ़ा ऐड करोगे तो आपके पास एक नया सेट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे A1 प्लस अल्फ़ा है, ये A2 प्लस अल्फ़ा है, A3 प्लस अल्फ़ा, ऐसे AN प्लस अल्फ़ा इसके अंदर की जो दूसरा वाला बनाया है वो वाला। अगर एक फिर से एक नया एलिमेंट जोड़ दो बीटा, ये क्या है, ये W प्लस अल्फ़ा है, एक नया भी बना सकते हो, इसी में बीटा बीटा जोड़ दो सब में, तो W प्लस बीटा। क्या हो अगर मैं W के अंदर से ही एक एलिमेंट इसमें जोड़ दूँ, तो जैसे ही मैं W के अंदर से कोई एलिमेंट जोड़ूंगा तो नया वाला नहीं बनेगा, वो सेम वही बना रहेगा, W ही रहेगा। क्यों, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द सेट, ठीक है। इस बार हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं R2 यूक्लिडियन प्लेन, ठीक है।
और इसका एक सब स्पेस लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस, यानी वो सारे एक्स वाई ऑफ R2 सच दैट y इक्वल्स टू से x। ये एक सब स्पेस होता है v का, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि W प्लस अल्फ़ा कोमा बीटा टाइप का बनाना। अल्फ़ा कोमा बीटा क्या है? R2 का कोई एलिमेंट है, कोई भी जनरल एलिमेंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफ़ाइन किया था ना। तो W प्लस एक्स वेयर एक्स वॉज एन एलिमेंट ऑफ V। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वो सारे एक्स वाई R2 के सच दैट जो रिलेटेड हो अल्फ़ा कोमा बीटा से। बट ये रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहे थे हम? कि इन दोनों का डिफरेंस W में आ जाए, है ना। ये था कि इन दोनों कब रिलेटेड हो रहे थे, कोई भी दो, जब उनका डिफरेंस W में आ जाए, है ना। कि इन दोनों का डिफरेंस W में आ जाए, यानी कि x माइनस अल्फ़ा कॉमा वाई माइनस बीटा, डिफरेंस निकाल दिया, वो बिलोंग करना चाहिए W में। बट हमारा जो W है, अगर समथिंग कॉमा समथिंग R2 में आ रहा है, वो सिर्फ तभी आ सकता है जब वो ये रिलेशन को होल्ड करे, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाए। ये W में तभी आ सकता है जब ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाए या बराबर हो जाए, यानी कि x माइनस अल्फ़ा शुड बी इक्वल्स टू y माइनस बीटा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं y इक्वल्स टू निकालना चाहूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ, सो दिस इज़ x प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये क्या बन गया? एक लाइन है, यानी वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर लाई करते हैं वो अल्फ़ा कोमा बीटा के लिए के कॉरेस्पॉन्डिंग कोसेट होगा या फिर इक्विवेलेंस क्लास का काम करेगा। इसको अगर ज्योमेट्रिकली देखना चाहे ना, वो देख लेते हैं। ये मान लीजिए पूरा R2 प्लेन है, जो वेक्टर स्पेस है ये पूरा मेरा R2, और जो W है, हमारा W क्या है? y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ठीक है। ये पूरा जो वो सारे सेट जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब y इक्वल्स टू एक्स लाइन, और y इक्वल्स टू एक्स लाइन ये वाली होती है हमारी, दिस इज़ W, ठीक है। अब हमें सपोज़ एक वेक्टर स्पेस, एक कोसेट बनाना है W प्लस से 1,2, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि जनरल काम हमने कर रखा है, तो 1,2 रखेंगे, तो ये क्या बनेगा? वो सारे एक्स वाई R2 के सच दैट y बराबर x प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी दूसरा वाला कोऑर्डिनेट माइनस पहला वाला कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट माइनस पहला वाला, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, दिस प्लस 1, ठीक है। तो ये जो कोसेट है ये कहाँ पे बनेगा? इस स्पेस में y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 वाली लाइन, ये अगर सपोज़ 1 है तो ये वाली, सो दिस इज़ आर W प्लस 1,2, ठीक है। एक दूसरा बनाते हैं, से 3,4 नहीं 3,5 कर लेते हैं, या फिर चलो 3,4 ही रहने दो। वो सारे पॉइंट्स ऑफ R2 सच दैट y बराबर x प्लस इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, तो ये भी 1, ये तो सेम आ गया, यानी ये और ये सेम क्लास में लाई करेंगे, ये दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, v बाई W के सेम एलिमेंट्स माने जाएंगे। W प्लस से 3,5, यानी वो सारे पॉइंट्स ऑफ R2 सच दैट y बराबर x प्लस दिस माइनस दिस इज़ 2, तो ये वाला ये बनेगा। कुछ अच्छा सा उठाते हैं, W प्लस 3,5 W प्लस π,3, तो फिर ये बनेगा वो सारे एक्स वाई ऑफ R2 सच दैट y बराबर x प्लस 3 माइनस पाई। अब 3 माइनस पाई कैसा दिखता है? 0.15 करके कुछ होगा ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.15, 3.14 सॉरी 3.141592 करके, तो वो यहाँ से नहीं से जाएगा, ये बीच में से, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। और यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोसेट्स आ रहे हैं ना, ये एक कोसेट है, ये एक कोसेट है, ये एक कोसेट है, तो ऐसे कितने कोसेट्स बनेंगे? यहाँ पे अनकाउंटेबल कोसेट्स बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो कोसेट्स बन रहे हैं ना, वो है क्या चीज़ एक्चुअली? वो जो है लाइंस है, ठीक है, जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू अल्फ़ा कॉमा बीटा
है ना। एंड और दूसरी क्या खास बात है, जो हमने W बनाया है सब उसी के पैरेलल जा रही है, सब W के पैरेलल है। एंड पैरेलल टू सब स्पेस W, ठीक है। यहाँ एक और चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो कोसेट्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, वो सारे ट्रांसलेशंस हैं, है ना, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन मतलब शिफ्टिंग, कि W वही है, बस वो शिफ्ट होता जा रहा है, इसी के पैरेलल वो इधर उधर शिफ्ट होता जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन था वो पॉसिबल था, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वेक्टर स्पेस कुछ भी दे दो और आप हमेशा ऐसे ग्राफिकली उसको एनालाइज कर पाएँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लीजिए कि वेक्टर स्पेस कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का है ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 1, तो इसका जैसे ही आप बनाओगे सब स्पेस लो के, तो आप ग्राफ नहीं बना सकते, तब नहीं दिखेगा। या फिर अगर मैट्रिसेस का कलेक्शन है M2R, 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन, या फिर Q ओवर Q का है, ठीक है, या फिर Q√2 है ओवर द फील्ड Q, इसका भी नहीं बना सकते आप। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है, फिर ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे कि जब आप ग्राफिकली या फिर ज्योमेट्रिकली उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का, जहाँ पे ग्राफिकल विजुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर V/W का स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं कि वो कैसा दिखेगा, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट कौन सा होगा, ठीक है, ये भी देखेंगे हम। तो एक चीज़ हमें पता है कि जो V/W होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, दिस इज़ डिफाइंड एज W प्लस एक्स, वेयर एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ V। V में एक्स V का एलिमेंट है का मतलब है एक्स एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज़ कहाँ से आ रही हैं, Z से आ रही है, और W के अंदर का एलिमेंट होने का मतलब है W के अंदर को जो एंट्रीज़ आ रही है वो 2Z से आ रही है, यानी 2 4 -2 -100 इस टाइप की एंट्रीज़ हैं इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें नाउ इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं कि क्या मतलब है। सो W प्लस एक्स, एक्स मतलब एक्स कहाँ का है, V का है, तो V के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, यानी दिस इज सम काइंड ऑफ N1 N2 N3 N4, ये मैट्रिक्स है सच दैट ये जो है मैट्रिक्स N1 N2 N3 N4, ये मैट्रिक्स बिलोंग करता है B में, ठीक। इसका मतलब क्या है, अच्छा ये जो है इस पर अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करें 2 से डिवाइड करने के बाद, मतलब अगर 2 से डिवाइड करें तो 2k1 प्लस R1, R1 की वैल्यू 0 या 1, 2k2 प्लस R2, 2k3 प्लस R3, 2k4 प्लस R4। N1 को रिप्रेजेंट, N1 इक्वल्स टू दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो रिमाइंडर जिससे डिवाइड करते हैं उससे स्ट्रिक्टली कम ही रहता है ना, थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी। और यहाँ पर जो ये k1 R1 है, ठीक है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो है इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं कि जो RI है दीज आर इधर 0 और 1, और जो k1 है वो सारे इंटीजर्स ही हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम दो टाइप्स में लिख सकते हैं, कैसे, 2k1 2k2 2k3 2k4, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स में R1 R2 R3 R4, इन दोनों मैट्रिक्स का सम यही आएगा। और जो RIs हैं वो क्या हैं, 0 और 1 के अंदर से आ रही हैं, और KIs क्या हैं, वो Z से आ रही हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा W का एक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि W में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इवन नंबर्स हैं, ये सारी एंट्रीज इवन है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इवन है क्योंकि K कहाँ से आ रहा है, Z से आ रहा है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन रहने वाला है। तो ये जो एलिमेंट है ये इसका एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट जब इसमें इसका ही एलिमेंट है तो ये जो है इसके अंदर चला जाएगा, मतलब इसका एलिमेंट है तो उसमें ऐड करेंगे इसके वेक्टर्स के साथ, तो अल्टीमेटली वो इसके अंदर ही कह लो लैप्स हो जाएगा। सो ये तो गायब हो जाएगा इसके साथ, और प्लस ये इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि इसकी एंट्री 0 और 1 है, ठीक है। तो ये R1 R2 R3 R4 वेयर दिस RIs आर इधर 0 और 1, ठीक है। ये हमारा बन गया B/W। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते जाओ, अब और वैनिश नहीं होगा ये, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, W प्लस ऐसे कर लो 0 0 0, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, V/W का ये एक एलिमेंट है। फिर यहाँ 1 0 0 कर लो, ये दूसरा एलिमेंट है, 0 1 0 0 ये तीसरा एलिमेंट है, W प्लस 0 0 1 0 ये चौथा है,
5वां है, ठीक है। ऐसे करके और भी हैं, तो कितने होंगे टोटल अगर हम काउंट करने जाए तो? यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ के लिए 2 पॉसिबिलिटी, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो 2 और 2 2, मतलब मल्टीप्लाई होगा ना, एंड वाला केस है, दिस एंड दिस एंड दिस। तो v बाय डब्ल्यू के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 होंगे, दैट इज़ 2 टू द पावर 4, यानी 16 एलिमेंट्स होंगे टोटल इस v बाय डब्ल्यू में। और ये सारे एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। एक में चारों बार 1 1 1 1 1 आएगा इस तरह से। अच्छा, एक इस पर नोट चाहे लिखना चाहें तो वो भी हो सकता है, थोड़ा सा इस पर और एग्जाम्पल बढ़ाएंगे, चीज़ें बढ़ाएंगे ना, तो वो हो सकता है कि अगर जैसे यहाँ पे हमने क्या करा कि 2z करा है ना, अगर 2z ना करके यहाँ पे kz करते, कि कोई भी नंबर होता, जैसे 5z 7z करते, तो क्या होता, मतलब कि w जो होता वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का होता, सच दैट जो mi है वो kz से आता, ठीक है। तो v बाई v अब भी वही है, ठीक है। तो v बाई डब्ल्यू की कार्डिनलिटी क्या होती है? k टू द पावर 4, सॉरी। तो अब हम v बाई डब्ल्यू की एडवांस स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब हम ये शो करने वाले हैं कि v बाई डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस है। फिर हम ये देखेंगे कि इस नए स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशंस कैसे दिखते हैं, इसके अंदर वेक्टर्स जुड़ते कैसे हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है। कोई 2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं या फिर लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, इसकी बेसिस कैसे फाइंड की जाती है, सारी चीज़ें v बाई डब्ल्यू में एक अलग तरीके से हैंडल होती हैं, ठीक है। तो उसको देखने वाले हम। तो सपोज़ v बाई डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस, सॉरी इज़ अ सेट, जो अभी हमने पीछे करा था ना, कुछ 16 एलिमेंट्स आ रहे थे, वो सब एलिमेंट्स की तरह ट्रीट होंगे दोबारा से। और इसके ऊपर हम 2 ऑपरेशंस डिफाइन करने जा रहे हैं, एक प्लस और एक डॉट, जो हमेशा करते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस को बनाने के लिए, ठीक है। ओके, सो हमने ये डिफ़ाइन करा है, तो कैसे डिफ़ाइन किया जा रहा है? डिफ़ाइन दिस एज, कैसे डिफ़ाइन करने वाले, इसके अंदर से कोई 2 एलिमेंट उठा लो, तो 2 एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? एक तो होगा डब्ल्यू प्लस से मैं यहाँ पे एक्स टाइप का एक एलिमेंट ये है, और दूसरा एलिमेंट उठाता हूँ डब्ल्यू प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक एलिमेंट है इसका, ये भी एक एलिमेंट है इसका, और इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं। तो इनको जोड़ने का मतलब है डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई होना, ठीक है। ये v का एलिमेंट है, ये भी v का एलिमेंट है, लेकिन ये पूरा v बाई डब्ल्यू का एलिमेंट है, ये पूरा v बाई डब्ल्यू का एलिमेंट है। जैसे ही जुड़ रहा है ये फिर से v बाई डब्ल्यू का एक एलिमेंट हो जा रहा है, क्योंकि ये फिर से जैसे ही जुड़ेंगे वेक्टर्स, ये फिर से v का ही एलिमेंट होने वाला है ना। ये फिर से v का एलिमेंट है, ये भी v का है, ये भी v का है। अच्छा, अभी हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो v बाई डब्ल्यू है वो इसके रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस होता है हमें क्या शो करना है, दिस इज़ वेक्टर स्पेस, हमें ये शो करना है। तो पहले वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको अबेलियन होना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेशन है इसको जो है आपको क्या क्या होना पड़ेगा, 5 चीज़ें इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, दैट इज़ क्लोज्ड होना पड़ेगा, एसोसिएटिव होना पड़ेगा, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और लास्ट में कॉम्यूटेटिविटी, ठीक। अच्छा, अब ये क्लोज्ड होगा, क्यों होगा? क्योंकि जैसे 2 वेक्टर्स आप ऐड करोगे तो उसको बाय डेफिनेशन ऐसा होना है, और एक्स प्लस वाई हमेशा वी में अवेलेबल होगा, क्योंकि वी वेक्टर स्पेस था, तो क्लोज तो है। एसोसिएटिव भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले इसको जोड़ो, जैसे ही आप करोगे ना इधर से, तो बहुत ईजी है, मतलब यहाँ से भी फिर वो जैसे लिखोगे तो यहाँ से भी एसोसिएटिविटी प्रूव की जा सकती है, ठीक है। और आइडेंटिटी के लिए क्या करोगे आप, जैसे डब्ल्यू प्लस एक्स है एक एलिमेंट और दूसरा है ये, तो मान लो ये जो है ये आइडेंटिटी था, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, यही वाला आना चाहिए, तो डब्ल्यू प्लस एक्स आना चाहिए, है ना। अब 2 एलिमेंट को जोड़ रहे हो, यही वाला आ रहा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा फिर, तो इस y को हमेशा 0 ही होना पड़ेगा। अब जैसे ही y 0 हो गया तो w प्लस 0 विल बी 0, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है वो w करता है, ठीक है। इस स्पेस में जो आइडेंटिटी होती है वो ये नीचे जो नीचे लिखा है w, वो आइडेंटिटी का काम करता है। और एक बात कि w प्लस जो x है, इस एलिमेंट का इन्वर्स कैसे डिफाइन किया जाता है, वो w प्लस एक्स का इन्वर्स, जो ये एलिमेंट है ना इसका इन्वर्स, मतलब x अगर एडिशन में हो रहा है तो उसका इन्वर्स नेगेटिव x, ऐसे यहाँ पर इन्वर्स डिफाइन किया जाता है।
अब ये तो पहला ऑपरेशन आपने ये डिफ़ाइन किया है। अब दूसरा ऑपरेशन कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? डिफाइन डॉट ऑन वी बाई डब्ल्यू। वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम कि अल्फ़ा टाइम्स वी प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स, ये कैसे डिफाइन होता है? ये होता है डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा टाइम एक्स। ठीक है। तो उस फिर लास्ट में फाइनली आप ये शो कर सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो अब देखते हैं कि इस स्पेस में वी बाई डब्ल्यू में लीनियर कॉम्बिनेशंस कैसे लिए जाते हैं। तो सपोज़ करो कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे डब्ल्यू प्लस एक्स वन, डब्ल्यू प्लस एक्स टू, ऐसे करके डब्ल्यू प्लस एक्स एन, ये एलिमेंट एन एलिमेंट्स हैं वी बाई डब्ल्यू के। ठीक है। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लेने का क्या मतलब है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे डिफाइन होगा? अल्फ़ा वन, अल्फ़ा क्या है? फील्ड का एलिमेंट है, दिस प्लस अल्फ़ा टू डब्ल्यू प्लस एक्स टू एन प्लस प्लस अल्फ़ा एन डब्ल्यू प्लस एक्स एन। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लिकेट जो सेकंड ऑपरेशन था वो डिफ़ाइन किया था। इसका मतलब क्या होता है? बाहर से अगर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डब्ल्यू प्लस वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बाहर का जो एलिमेंट्स है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा वन एक्स वन, डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा टू एक्स टू, डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा एन एक्स एन। ये अच्छा, ये इसके इक्वल है। हाँ, और ये बाय एडिशन लॉ, अगर यहाँ पर ये जो एडिशन है ना, ये वाला है हमारा। ठीक है, माय मिस्टेक। ये एडिशन वी बाई डब्ल्यू का एडिशन है। ठीक है, ये नॉर्मल जो एडिशन है उधर का है पुराना। तो यहाँ पर ऐड कैसे होते थे पुराने वाले में? सीधे डब्ल्यू प्लस ये वेक्टर्स आपस में ऐड हो जाते थे। तो अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो ये वेक्टर्स आपस में हो जाएंगे। तो जैसे सबको ऐड करना जाएंगे हम तो ऐसे ऐड हो जाएंगे, अल्फ़ा टू एक्स टू एंड सो ऑन अल्फ़ा एन एक्स एन। ठीक है। तो अगर एन वेक्टर्स का हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हैं तो ऐसे डिफ़ाइन किया जाएगा उसको। मतलब उसके अंदर ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है ये वी बाई डब्ल्यू में लिया जा रहा है, तो उसी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने टर्म्स में। तो यहाँ पर एलसीएम लीनियर कॉम्बिनेशन लेने का मतलब है कि इसको कंसीडर करना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नोट आप लिख सकते हो कि अगर जैसे x1 बराबर अल्फ़ा टाइम x2, इसका मतलब दो वेक्टर्स हैं सपोज वेयर x1 x2 आर वेक्टर्स ऑफ v। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि x1 और x2 अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि w प्लस x1, दोनों तरफ w ऑपरेट कर दिया, w प्लस अल्फ़ा x2 है ना, ये इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी। अच्छा, और एक चीज़, थोड़ा सा और स्टेप तो फिर ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा टाइम डब्ल्यू प्लस एक्स टू, ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसे। यानी कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, वो दोनों भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। कब डिपेंडेंट हो गए? जब शुरू के वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट थे। मतलब इफ़ x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, दिस इम्प्लाइज दैट w प्लस x1 एंड w प्लस x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर दो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स लोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोसेट बनेंगे वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि x1 एंड x2 आर एल आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि w1 w प्लस x1 एंड w प्लस x2 आर एल आई, ये इम्प्लाई नहीं करता है। ठीक है। इसके लिए एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो उसके लिए हमारे पास है, जैसे वेक्टर स्पेस आर क्यूब है ओवर फील्ड आर, और w ले लेता हूँ मैं x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एक सेट ले लेता हूँ मैं S, वो है 1 0 0 0 1 0। ये सेट जो S है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है ना। अब ये दोनों तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोसेट बनाता हूँ मैं। सो W 1 0 0, एक तो कोसेट ये हो गया। ठीक है। और दूसरा कोसेट W 0 1 0, दूसरा कोसेट ये हो गया। इनको ऐड कर देता हूँ। ये एडिशन मेरा इस v बाई डब्ल्यू का एडिशन है। तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा w प्लस 1 1 0। अभी जो 1 1 0 है ये w का एलिमेंट है। देखो 1 1 0,
ये वेक्टर W का है ना, ये वेक्टर W का है, तो ये W का है तो फिर ये पूरा W के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग करता है। और ये क्या है, ज़ीरो वेक्टर है, यानी कि जो आपने वेक्टर्स लिए थे ये वेक्टर ना तो ये वेक्टर ज़ीरो है ना तो ये वेक्टर ज़ीरो, लेकिन जैसे आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो जो वेक्टर आ रहा है वो ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, ये W ज़ीरो वेक्टर माना जाता है V/W में। तो जब दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का सम ज़ीरो वेक्टर आ रहा हो, है ना, और इसके कोफिशिएंट्स क्या है 1 1, बाहर से अल्फ़ा और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, इस इधर भी 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस एंड दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी दिस एंड दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट। जबकि आपने जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर्स V में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन जैसे आपने उनका कोसेट बनाया तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। चलिए अब बात करते हैं बेसिस की। एक वेक्टर स्पेस V लिया है जिसकी डायमेंशन n है और V का एक सब स्पेस लिया है W, ठीक है, जिसकी से इसकी डायमेंशन R है, मान लेते हैं W की डायमेंशन R है। तो अगर W की डायमेंशन R है तो उसकी एक बेसिस होगी, है ना, x1 x2 xr इज बेसिस फॉर W। और एक दूसरा लेता हूँ B स्टार, इसी बेसिस को एक्सटेंड करके हम V की बेसिस बना सकते हैं, यूनियन y1 y2, V की डायमेंशन n है, ऑलरेडी R वेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो एटमोस्ट कितने वेक्टर्स होंगे, n वेक्टर्स होंगे, तो यहाँ पर मुझे कितने जो काउंटिंग है वो n माइनस R तक लेनी चाहिए ना। तो अभी ये जो है दिस इज एक्सटेंडेड बेसिस फॉर V, ठीक है। तो अगर ये V का कोई एक्सटेंडेड बेसिस है देन फॉर एनी वेक्टर x ऑफ V का कोई भी अगर जनरल वेक्टर उठाएंगे देन फॉर एनी वेक्टर V x ऑफ V देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स, है ना। दैट इज़, इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू, अगर मैं इन वेक्टर्स के टर्म्स में किसी भी V के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसका एक्सप्रेशन यूनिक होगा। तो मान लेते हैं a1 x1 a2 x2 ar xr प्लस b1 y1 b2 y2 एंड bn माइनस आर yn माइनस आर। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं, समेशन ai xi वेयर I runs from 1 to r प्लस समेशन bi yi वेयर I runs from 1 to n माइनस r, ठीक है। अब एक वेक्टर था उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब दोनों तरफ क्योंकि ये जो वेक्टर है ये V का वेक्टर है तो मैं दोनों तरफ W ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कौन सा वाला, ये वाला जो है ऑलरेडी W का ही वेक्टर है, सॉरी ये जो वेक्टर है एक्स आई कहाँ के एलिमेंट्स हैं, W के बेसिस वेक्टर्स है ना एक्स आई, ये जो है बेसिस वेक्टर्स थे W के, तो इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा V का ही एक वेक्टर जनरेट करेगा। इसका मतलब ये वेक्टर पूरा V के अंदर V को बिलोंग करता है, तो जब ये वेक्टर पूरा V को बिलोंग करता है तो इन दोनों का सम W ही रहेगा और बचा कुचा साइड में रहेगा। यहाँ पर इंडेक्सिंग I बराबर 1 to n माइनस आर है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आया ना हमारे पास, ये कुछ खास रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि आप कोई भी वेक्टर उठा लो V का, उससे जो कोसेट जनरेट होने वाला है उसको जनरेट करने के लिए एक्साइज की ज़रूरत नहीं है ना। उससे जो जनरेट होने वाला है कोई भी V का जो वेक्टर है उससे जो कोसेट जनरेट होने वाला है उसको जनरेट करने के लिए आप किससे भी जनरेट कर सकते हो, सिर्फ Y की हेल्प से भी जनरेट कर सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिए थे ना, एक्सटेंड किया था जो, बिल्कुल W के जो बेसिस वेक्टर्स थे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है सिर्फ इन वेक्टर yi से ही काम चला सकते हो। जो n माइनस आर वैक्टर्स हैं यहाँ पर, ये n माइनस आर वैक्टर्स उनसे ही जनरेट हो जाएगा, है ना। दैट इज़
cosets in this can be generated by the vectors of w plus y1, w plus y2, w plus y n माइनस आर। यानी इन वेक्टर्स की हेल्प से ही आप पूरा कोसेट जनरेट कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि ये जो पूरा सेट है वो टी है, इस सेट को पूरा एक सेट टी नाम दे देते हैं। यानी कि ये क्या है, स्पैनिंग सेट है कोसेट्स के लिए, है ना। v बाई डब्ल्यू का जो एक सबसेट है जो कोसेट्स का वो है, उनके लिए स्पैनिंग सेट है। अगर मैं ये दिखा दूँ कि ये सेट एल आई भी है तो यही सेट बेसिस बन जाएगा v बाई डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि t इज़ एल आई। अगर मैं सिर्फ इतना शो कर दूँ तो इससे क्या पता चल जाएगा कि t इज़ बेसिस, अपने आप ये बात होल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो किसी को भी अगर बेसिस प्रूव करना हो तो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हम फिर भी वही करते हैं। फिर अल्फ़ा 1 w प्लस y1 और अल्फ़ा 2 w प्लस y2 एंड सो ऑन, अल्फ़ा n माइनस आर टाइम्स w y n माइनस आर इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। ये v बाई डब्ल्यू में w ज़ीरो वेक्टर का काम करता है। अब इस एक्सप्रेशन को हम और शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, w प्लस अल्फ़ा 1 y1 एंड सो ऑन अल्फ़ा n माइनस आर y n माइनस आर इक्वल्स टू w, है ना। w प्लस कोई वेक्टर बराबर w, इसका क्या मतलब होता है, ये वेक्टर w में ही है, एरो एरो। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा 1 y1 ऐसे करके ये वेक्टर बिलोंग करता है w में, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अगर मैं कोई भी वेक्टर होता है अगर उसका यूनिक रिप्रेजेंट होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन तभी होता है जब वो अपने बेसिस वेक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर वो उसका बेसिस नहीं है तो हर एक वेक्टर को यूनिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये दिखा दूँ कि किसी भी वेक्टर के दो एक्सप्रेशंस नहीं है, हर एक वेक्टर का एक ही एक्सप्रेशन है, तो ये इस बात से भी तो ये पता चल जाएगा कि वो जो अभी हमने टी सेट लिया है वो एल आई है। तो मैं यहाँ पर भी वही करने वाला हूँ, दैट w, ठीक है, जो एक w का एलिमेंट है, लेट दिस हैज़ टू एक्सप्रेशंस, हैज़ टू एक्सप्रेशंस। कौन कौन से हैं वो, दैट इज़ w इज़ इक्वल्स टू, एक तो यहाँ से है कि w का कोई भी वेक्टर उठाओगे वो इनके टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, w बराबर एफ आई समेशन अल्फ़ा आई वाई आई वेयर आई रन्स फ्रॉम आई टू n माइनस आर इक्वल्स टू, सपोज इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन भी है, वो क्या है, समेशन बीटा आई एक्स आई कौन सा है, एक्स आई क्योंकि ये वाले वेक्टर्स बेसिस वेक्टर्स, क्योंकि w ये कहाँ से है, w से उठाया है, तो w के बेसिस वेक्टर्स एक्स आइज हैं, तो उसके टर्म्स में भी लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों को कंसीडर करें अगर हमें एक बार में, तो समेशन अल्फ़ा आई वाई आई माइनस समेशन बीटा आई एक्स आई इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। अभी हम b में चल रहे हैं। अब एक्स आइज और वाई आइज आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि एक्स आइज और वाई आइज क्या थे, बेसिस वेक्टर्स थे, है ना। तो अगर कोई बेसिस वेक्टर्स के टर्म्स में लिखा है तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फ़ा आई इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल आई और ये बीटा आइज भी ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल आई, तभी। लेकिन जैसे ही हमें ये मिल गया है, इसका मतलब क्या है, हमने जो ये एक्सप्रेशन लिया था वहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n माइनस आर ये सब ज़ीरो आ गए हैं। तो अगर ये ज़ीरो आ चुके हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हैंस w प्लस y1 और ये जो सारे वेक्टर्स हैं कोसेट्स हैं n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो थोड़ी देर पहले ही हमने इस बात पर चर्चा की थी कि अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी तो t बेसिस हो जाएगा। तो ये जो t सेट है ये बेसिस का काम करेगा, किसके लिए, v बाई डब्ल्यू के लिए। तो जो बेसिस बनी हमारे पास, बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू विल बी w
प्लस y1, ऐसे ही w प्लस वाई एन माइनस आर। ये था क्या, ये सारे वेक्टर्स, ये स्टार्टिंग में हमने डिफाइन कर रखा था, ये वाले वेक्टर्स। तो यहाँ से एक और चीज़ हमारे पास रिज़ल्ट आता है, वो क्या है, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू। वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द वेक्टर स्पेस, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो बेसिस में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 करके n माइनस आर। तो डायमेंशन ऑफ v बाई आर की ये हो गया। और n क्या था, डायमेंशन ऑफ v, और r क्या था, r था आपका डायमेंशन ऑफ w। तो यहाँ से मिला डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डायमेंशन b माइनस डायमेंशन w। ठीक है। इसी तरह से जैसे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस v दिया था और इसी का हमने एक सब स्पेस w लिया और फिर हमने एक नया स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया v बाई डब्ल्यू। ठीक है। अब ये एक वेक्टर स्पेस का काम करेगा। अब इसके भी सबसेट सब स्पेसेस आप निकाल सकते हो, इसके भी कुछ सब स्पेसेस ले लो, से u बाई डब्ल्यू, इसका एक सब स्पेस ले लिया। अब आप क्या करोगे, v बाई डब्ल्यू एक तो ये हो गया अपॉन u बाई डब्ल्यू, इसका सब स्पेस। ये फिर से क्वोशिएंट स्पेस एक नए तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है। लेकिन ये दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम फ्रेशमैन थ्योरम कहते हैं, इसको थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। वो क्या कहता है कि ये जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है v बाई डब्ल्यू के, सॉरी v बाई यू के। ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करना या फिर इसको एनालाइज करना एक ही बात है। ऐसे ही हमारे पास दो और थ्योरम्स है जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हेल्प करता है। जैसे अगर आपके पास W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के, तो W1 प्लस W2 अपॉन W1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू W2 अपॉन W1 इंटरसेक्शन W2। ये आइसोमॉर्फिज्म का सेकंड थ्योरम कहा जाता है इसको। ये वाला थर्ड था, ये वाला सेकंड है, और जो फर्स्ट वाला है वो ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं u और v और उनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन कर पा रहे हैं, देन u अपॉन कर्नल ऑफ t इज़ आइसोमॉर्फिक टू रेंज ऑफ t। ठीक है। इसको कहते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करेंगे चाहे। थैंक यू फ्रेंड्स।